हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सीडीपी के साथ साथ संस्कृत की कक्षाओं का भी संचालन हो चुका है, तो कृपया आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स एकत्रित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस तरीके से आपका सहयोग रहेगा तो आपको और भी विषयों में अलग अलग कंटेंट के रूप में आपको मिले। और साथ ही साथ 15 तारीख को आगामी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन है, तो उसमें भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अच्छे ढंग से अपनी परीक्षाओं को सही ढंग से और बिना किसी भय के सुनिश्चित करें। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारी समस्याएं आपके दूर हो जाएंगी। कोई विशेष प्रकार का ऐसा आपको संकोच या भय नहीं होना चाहिए, आप आराम से अपनी परीक्षाओं को दीजिए। रही बात बच्चों का कहना था कि बीएड के हमें क्वेश्चंस, देखिए बीएड में जो जीएस है वो अपार बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और भी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको समस्या आती है किसी चीज़ को लेकर, तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बट बीएड एंट्रेंस की जो भी चीज़ें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा यह चैनल नहीं है। हमारा चैनल मुख्य फोकस है टेट, सीटेट और इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसमें भी आपको क्वेश्चन समय समय पर बीच बीच में कुछ 10-15 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। साथ ही साथ आप अपने बलबूते पर भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि जब भी किसी भी समय टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो उससे पहले कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करें, तो ये सारी तैयारियां आप पहले से शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, आइए चलते हैं। गर्मी भी बहुत है, सभी लोग घर में रहकर सुरक्षित रहिए और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचिए। आइए, हमारा आज जो टॉपिक है हम आपको अपने सीडीपी टॉपिक पर ले चलते हैं। हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी को मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान का मतलब ये होता है कि मानसिक व्यवहारों की परिकल्पना। बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी मानसिक परिकल्पना भी डेवलप होती जाती है, यानी उसकी मानसिक पहलुओं के आधार पर ही उनकी अवस्थाओं का परिकलन करना। इस सिद्धांत में इसी चीज़ के बारे में जीन पियाजे ने बताया था। इसीलिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक महोदय हैं वो है जीन पियाजे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे हैं और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुत फैक्चुअल में अगर आपसे कठिन प्रश्न बनाना चाहेगा तो यही पूछेगा कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, या आप देखेगा जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप जानते रहिए स्विट्जरलैंड के। या आपसे पूछ देगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप जानते रहिए जीन पियाजे। इन्होंने जो अपना प्रयोग है ये अपने ही बच्चों पर किया था, अपने बच्चों पर। इन्होंने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया। बच्चों की प्रक्रियाओं, बढ़ती हुई अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने अपने ही बच्चों पर अपने इस परीक्षण को निर्मित किया था। आपको बता दें, इसीलिए मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पहले विभिन्न पहलुओं के रूप में जीन पियाजे जी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक का जनक या बाल मनोविज्ञान का पिता अगर कहेंगे तो आप इन्हीं को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत को जो निर्मित किया तो इनका सिद्धांत इनके बच्चों पर ही बेस्ड था। इन्होंने अपना परीक्षण अपने बच्चों के आधार पर ही किया, इसीलिए इसके कारण इनके सिद्धांत को अवस्था परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। अवस्था परिवर्तन की क्रियाओं का सिद्धांत, अवस्था परिवर्तन की क्रियाओं का सिद्धांत।
ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अवस्था परिवर्तन का सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। और हमने आपको बताया कि बच्चे की अवस्था बढ़ रही थी, बच्चे के बौद्धिक स्तर, क्योंकि हमने आप पहले बताया, आपने पढ़ा है सिद्धांत, आपने विभिन्न प्रकार के विकास पढ़ा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो मानसिक विकास में हमने आपको याद होगा, आपको बताया था कि मानसिक विकास बच्चों का कैसे डेवलप होता है। तो बच्चों की प्रत्यक्षण क्षमता, संवेदनशील, ध्यान, एकाग्रता इत्यादि के आधार पर ही दो मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक या मानसिक बौद्धिक परिकल्पना के आधार पर अपने प्रयोग को निर्मित किया। वो दो मनोवैज्ञानिक में एक है संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे और दूसरे हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रूनर महोदय। ये दो ही लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसी अवस्था के क्रम पर बच्चों के विकास पर बल दिया, इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम एक और है जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत का सिद्धांत। जीन पियाजे विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहेंगे? जीन पियाजे। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहेंगे? जीन पियाजे। और अवस्था परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहेंगे? जीन पियाजे। इससे आपके 3 से 5 प्रश्न बन गए। टेट और सीटेट में बहुत कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा सीटेट में आपको क्वेश्चन व्यवहारिक पूछेगा, बट कहाँ से पूछेगा, आप दिमाग को लेकर चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। आइए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर बल दिया था, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? इन्होंने बताया था कि बच्चों का अनुकूलन, इन्होंने अनुकूलन शब्द यूज किया था। अनुकूलन, अडाप्टेशन, अनुकूलन को बोलते हैं अडाप्टेशन। अनुकूलन का मतलब ये होता है, हम लोग नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, मतलब जैसी परिस्थिति रहती है, जैसा वातावरण रहता है, हम वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि बच्चा वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है, बच्चा वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है। तो ढालने के लिए इन्होंने 2 प्रक्रिया बताई थी। पहला आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। पहला आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन और समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। इनके ये कुछ प्रमुख कीवर्ड्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। अनुकूलन का मतलब कि बच्चा वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो उन्होंने ढालने की 2 प्रक्रिया बताई थी। पहला आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। अब आत्मसातीकरण क्या है? एसिमिलेशन, आत्मसात करना, जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मसात करना मतलब कि कोई भी चीज आपके सामने है उसको अपने अंदर ढाल लेना। तो चूंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने मानसिक पक्ष पर बल दिया है और बच्चों पर प्रयोग किया है। तो बच्चों की जन्म से लेकर के अवस्था को इन्होंने अपने संज्ञान में, अपने इस सिद्धांत में प्रतिबद्ध किया है। तो इसमें इन्होंने बताया आत्मसातीकरण का मतलब कि बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ता है, यानी इसी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बताया जाता है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, कोई एरोप्लेन जा रही होती है तो बच्चों को बताते हैं, बच्चे देखो वो चिड़िया है, क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, उसको नहीं पता होता कि एरोप्लेन क्या है, तो चिड़िया है। तो जब एरोप्लेन कहीं दिखती है तो बच्चा कहता है कि वो चिड़िया है। या आसमान में पतंग उड़ रही होती है तो बच्चों कहते हैं बेटा देखो वो चिड़िया जा रही है। तो क्या होता है, बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे के दिमाग में ये बैठा होता है कि एरोप्लेन कहीं भी दिखेगा तो वो चिड़िया है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा वातावरण के साथ संतुलित होने लगता है, वातावरण के साथ उसको ढालने का प्रयास किया जाता है, और वो कब ढलता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है।
आपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है तो आपने देखा होगा इन्फेंसी स्टेज में, चाइल्डहुड स्टेज में। आपने इन्फेंसी स्टेज में देखा होगा कि जो आपने देखा था कि पोस्ट इन्फेंसी स्टेज में क्या था, अब बालक धीरे धीरे उसके अंदर कुछ जो मानसिक विकास की संवेदना विकसित हो रही है। यानी अब बच्चे को ये बताया गया कि नहीं, जो आसमान में जा रहा है वो चिड़िया नहीं है, वो एरोप्लेन है। बच्चा जबकि कहेगा कि नहीं, मुझे बताया गया कि वो चिड़िया है, तो बच्चे के दिमाग में तो ये बैठा था, लेकिन अब बच्चे को बताया जाएगा कि चिड़िया के पंख होते हैं, चिड़िया सजीव होती है, चिड़िया उड़ती है, लेकिन एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, ये एरोप्लेन है और ये चिड़िया है। तो किसी तरीके से बच्चा वातावरण के साथ अपने आप को परिवर्तित करेगा, यानी वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करेगा, वातावरण के साथ समायोजित करेगा। समायोजित करने का मतलब कि समायोजित करने का प्रयास करेगा कि हाँ, अब हमें ये बता दिया गया है कि ये एरोप्लेन है और ये चिड़िया है, ये एरोप्लेन है और ये चिड़िया है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने एक कीवर्ड यूज किया है, संतुलन। संतुलन, संतुलन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। संतुलन का मतलब होता है कि बालक इन दोनों के बीच क्या करेगा, बैलेंस बना लेगा। यानी अब जो चीज एरोप्लेन है उसको वो चिड़िया नहीं कहेगा, जो चिड़िया है उसको एरोप्लेन नहीं कहेगा, चिड़िया को चिड़िया और एरोप्लेन को एरोप्लेन। यानी अब क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि अब बालक धीरे धीरे अब वातावरण के साथ, अपनी अवस्था के साथ, अपनी परिस्थिति के साथ संतुलन स्थापित करने में सक्षम हो चुका है। अब वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से संतुलन स्थापित कर चुका है या करेगा। ठीक, एक कीवर्ड और है स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या है? बालक जैसे बालक का बौद्धिक विकास होता है या बालक जैसे कार्य करता है, उसके कार्यों में विभिन्न प्रकार के गुणों का परिमार्जन होता है। और इस गुणों के कारण, क्योंकि आपने देखा शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप को आपने देखा, फिर उत्तर शैशवावस्था में आपने देखा है, पूर्व बाल्यावस्था में आपने देखा है, उत्तर बाल्यावस्था में देखा है। कहते हैं कि बालक अपने कार्यों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर धीरे धीरे वो अपने बौद्धिक गुणों का विकास करता है। इन्हीं क्रिया को या इसी तत्व को क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो ये चार जो आपका है अनुकूलन, जिसके अंतर्गत ये दो चीजें आती हैं, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन और स्कीमा। ये कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं या बेसिक कीवर्ड्स हैं जिसके आधार पर जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत के 4 चरण निर्मित किए थे। जीन पियाजे जी ने बताया था कि जो बालक है, बालक का मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास जैसे होता है वैसे बालक की अवस्था विकसित होती है। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास ऐसे ही होता है। बालक जैसे विकसित होता है, उसके अंदर गुण विकसित होते जाते हैं, वैसे बालक का विकास हो जाता है। जैसे हम बच्चे में कोई नया कार्य करने की क्षमता देखते हैं तो कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि बालक के गुणों का विकास जैसे होता है, जैसे उसके संज्ञान पक्ष विकसित होते हैं, वैसे बालक अब विकसित हो रहा होता है, बालक का विकास हो रहा होता है। तो इन्होंने 4 चरण बताए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण थे। अब 4 चरण, वही 4 चरण आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 4 चरणों में अपने सिद्धांत को विभाजित किया। 4 चरण में पहला है संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, इसमें संवेदी प्रेरक का उन्होंने स्टेज बताया 0 से 2 वर्ष। 0 का आप ना कहिए, यहाँ कहिए जन्म से। जन्म ना कहिए, जब बच्चा जन्म लेता है नवजात शिशु, तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। अगला इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक, इसमें इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। फिर उन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
जिसकी उम्र इन्होंने बताई है 7 से 11 वर्ष। और इसके बाद इन्होंने बताया औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसका इन्होंने बताया 11 से 14 या 15 या उससे अप टू सोवान चलता रहेगा। बालक की जैसे मानसिक क्षमता रहेगी वैसे वैसे उसका विकास विकसित होता जाएगा। तो इन्होंने जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत बताए। अब 4 सिद्धांत में हम पहला सिद्धांत देख लेते हैं। 4 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है संवेदी प्रेरक। संवेदी का मतलब मैं आपको बताया, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। तो सेंस ऑर्गन हमारे 5 ही होते हैं, हमारी 5 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में आपका आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब इस अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है, खुद सोचिए। 0 से 2 वर्ष का या जन्म से 2 वर्ष का बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपने क्रियाकलाप को संचालित करता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपने क्रियाकलाप को संचालित करता है। रोता है तो उसको माँ दूध पिलाती है। अचानक से जब उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चिल्लाता है, हंसता है, सूंघ कर या अपने जो गुस्से को, अपने ईर्ष्या को वो किसी अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके बताता है। हाथों पैर को पटकता है, उठा पटक करता है, अपने शरीर का संचालन वो जिस तरीके से कर सकता है वैसे करने का प्रयास करता है। तो यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना बच्चा इस सिद्धांत में जानता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो मुख्य आप कह सकते हैं गुण है वो है वस्तु स्थायित्व की अवस्था। वस्तु स्थायित्व की अवस्था जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रेगनेंसी। वस्तु स्थायित्व की अवस्था का मतलब कि बच्चे का खिलौना, आपको याद होगा खिलौने की आयु, इसी अवस्था को बोलते हैं। बच्चे का खिलौना उसकी आंख के सामने रहता है, बच्चे का ध्यान इसी पर बना रहता है। बच्चे की खिलौने को जब तक उसके आंख से ओझल नहीं किया जाता वो अपने खिलौने को भूल नहीं पाता। अगर आगे पीछे छिपा दिया जाता है तो थोड़ी देर तक वो उसको खोजता है, उसके बाद वो खोजना बंद कर देता है। यानी इस अवस्था में बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और अपने सामग्रियों के माध्यम से अपने ध्यान को, क्योंकि ध्यान, संवेदना, प्रत्यक्षण, एकाग्रता ये सारी चीज़ें इसी से विकसित होती हैं। तो आप समझ गए, संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष होता है जिसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा कार्य करना सीखता है। आपको याद होगा हमने पहले बताया कि जब बच्चे को कोई बुलाता है तो पूरे शरीर को उनकी तरफ उठाता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे को कोई बुलाता है तो अपने हाथों को सम देता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चे का ज्ञान विकसित होता है तो अपनी उंगली को पकड़ाता है और फिर धीरे धीरे वो अपने उठना सीख जाता है। तो ये था संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर ऑर्गन। इसके बाद आइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी तुलना में ये विकसित अवस्था है। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है वो अब इससे कुछ अलग हटकर कार्य करने लगता है। क्या करता है, अब बच्चा जो है वो अपने सामने रखी चीज़ों को, जो उसके सामने चीज़ें रहती हैं उसको देखकर बहुत विशेष प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोगों के साथ उसका सामंजस्य ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलना, घूमना कूदना इत्यादि उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। साथ ही साथ उसके अंदर ईगो सेंट्रिक की भावना डेवलप होती है। ईगो सेंट्रिक जिसको बोलते हैं अहम केंद्रिता की भावना। आपसे पूछ सकता है कि कौन से स्टेज में अहम केंद्रिता की भावना विकसित होती है। अहम केंद्रिता तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये क्या है, इसमें बच्चा जो कुछ है वो अपने आप को ही समझता है। जैसे आपको हमने बताया था, यदि बच्चे की माँ किसी अन्य बच्चे को गोद में ले लेती है तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या आती है। इस स्टेज में बच्चे को ये लगता है कि यही मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है और इनके अलावा मेरा कोई नहीं है और इनको कोई अपना नहीं कह सकता। यानी बच्चे के अंदर आत्म केंद्रिता की भावना, वही चीज़ है इगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित अहम केंद्रित की भावना। बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है कि उसके अपने को कोई अपना न कहे। समझ आया। और सबसे बड़ी बात, इसमें जीववाद की विशेषता पाई जाती है। जीववाद का मतलब कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं करता। बच्चे के पास खिलौना होता है, गुड़िया, डॉल, खरगोश या विभिन्न प्रकार के जो भी खिलौने होते हैं, उन खिलौनों के साथ वो बात करता है,
उनको बच्चों की तरह अपने साथ लेकर गोद में बैठ के खेलता है। वो सजीव और निर्जीव में फर्क करना नहीं जानता। और साथ ही साथ कि बच्चा जो है उसके अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल को हिंदी में बोलेंगे जैसे उलटफेर। उलटफेर का मतलब जैसे आपको पता होगा, आप स्तर पर आ भी रहे होंगे, बच्चे को कह दिया जाता है कि आप 2 का टेबल याद करके आइए, तो बच्चा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, 6 इस तरीके से याद करता है, 2 10 जा 20 इतना याद कर लेता है। यानी अब वो सीक्वेंस से ही याद करता है 1 to 10 तक, यानी 2 to 20 तक इतना सीक्वेंस से याद करता है। अब अगर बच्चे से बीच में पूछ दिया जाए 2 5 जा बेटा, तो बच्चा नहीं बता पाता। यानी बच्चे के अंदर अभी उलटफेर इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्षमता नहीं होती है। बच्चे को पोयम याद करने के लिए दिया गया, बच्चे ने पोयम याद किया, अगर बच्चे से पूछ दिया गया बीच में से कोई लाइन उठा के पूछ दिया गया ये वाली लाइन, तो बच्चा सब पका जाता है। या बच्चे से क्वेश्चन आंसर दिया गया, बीच पेज से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया, तो बच्चा डर जाता है। यानी कहने का मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक की भावना होती है। बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों पर कोई विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। कहने का मतलब कि उसके सामने अगर कोई सामग्री रखी होती है तो उन सामग्री से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने में मगन रहता है। जीववाद की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती, मतलब वो सजीव और निर्जीव में अंतर करना नहीं जानता है। वास्तविक और अस्तित्ववादी चीज़ें क्या है वो चीज़ नहीं जानता। साथ ही साथ बच्चे के अंदर उलटफेर वाली भी क्षमता नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जैसा नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष, जिसमें सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं। आपको हमने इसमें बताया था मूर्त संक्रियात्मक में कि जो बच्चा जो है वो उल्टे सीधे चीज़ों में फर्क नहीं जानता, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर ही कार्य करता है, प्रत्यक्ष चीज़ों के आधार पर कार्य करता है। प्रत्यक्ष चीज़ों के आधार पर का मतलब कि टूटे फूटे सामान बच्चे के पास रखे होते हैं, या कोई अच्छा सामान होता है, कोई खिलौना है या कोई गाड़ी है खिलौने वाली, बच्चा उसको देखेगा, उसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद बच्चा उसको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी अब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, मूर्त क्यूरियोसिटी। इस समय बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन आता है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता आती है और वो प्रत्यक्ष होती है। जैसे कोई पेड़ है तो वो अपने बाबा से पूछता है कि ये पेड़ कैसे हुआ, इसका क्या काम है, ये कैसे बना, ये इतना बड़ा कैसे हुआ, इस तरीके की चीज़ें। इसीलिए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें वो सारी प्रक्रिया होती है जो इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है कि बच्चा कम और बड़े में, कम और ज़्यादा में या रेशियो में अंतर नहीं कर पाता। जैसे इसमें बच्चे के सामने 2 जार रख दिया गया, 2 गिलास रख दिया गया, और 2 गिलास, एक गिलास पतला है और दूसरा गिलास थोड़ा चौड़ा, पानी दोनों में बराबर रख दिया गया। लेकिन बच्चे से पूछा जाए कि पानी किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो बच्चा क्या बताएगा? बच्चा वही बताएगा, क्योंकि बच्चे को रेशियो का अंतर नहीं मालूम है। बच्चा सिर्फ ग्लास के चौड़े और पतलेपन को देख के बताएगा कि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। उसको जो है कि रेशियो का कोई निर्धारण नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चा कम और ज़्यादा, छोटा और बड़ा, आगे और पीछे, सीधा उल्टा सभी चीज़ों में फर्क करना जानता है। यानी बच्चा इसमें जीववाद को भी जानता है, सजीव और निर्जीव में फर्क जानता है। बच्चा इसमें उल्टे सीधे में भी फर्क जानता है, उल्टे सीधे में भी फर्क करना जानता है। साथ ही साथ वो गणितीय परिकल्पना भी बहुत तेज करता है। गणितीय परिकल्पना का मतलब कि बच्चा गणित के कार्यों में भी कुशल होता है। इसीलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था, इसीलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें प्रत्यक्ष चीजों को देखकर तर्क करता है। क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चे के अंदर, जिज्ञासा, इसी अवस्था में विकसित होती है। इसीलिए वो सजीव निर्जीव में फर्क करना भी जानता है और उल्टे सीधे हर तरीके की प्रतिक्रियाएं, अनुपात, रेशियो, भार, लंबाई, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाता है।
इसीलिए ये हुई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी स्टेज है, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष। क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 11 से 14, 15 या अतिसोवान आगे जो भी। क्योंकि हमें आपको बताया कि बच्चे की गुणों के आधार पर बच्चों की अवस्था परिवर्तन को देखा जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, बच्चा क्या करेगा, इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन उसमें था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन बच्चा प्रत्येक चीजों को देखकर ही बहस करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे के सामने अगर कोई चीज नहीं है, बस वो उसके बारे में जान रहा होता है, तो अपने विचारों के आधार पर बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। आपको याद होगा शैशवावस्था में और किशोरावस्था में 2 चीजें थी, आत्म केंद्रिता की भावना दोनों में थी, लेकिन इसमें आत्म केंद्रिता स्वयं में नहीं थी, लेकिन इसमें आत्म केंद्रिता क्या थी, बच्चा दिवा स्वप्न में टिका रहता था। वो ये सोचता था कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए। इसीलिए इस अवस्था को परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने कोई चीज होती नहीं है, लेकिन वो एक अनुमान, एक कल्पना के आधार पर उसको तैयार करने में लगा रहता है। इसीलिए इस अवस्था को परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था कहते हैं। और जहाँ परिकल्पनात्मक चिंतन आएगा, वहाँ बच्चे के अंदर चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, तर्क भी होगा और बहुत सारी चीजें। औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब कि अब बच्चा किसी चीज को देखकर या बिना देखे उस पर विचार करेगा, आलोचना करेगा, तर्क करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा। इसीलिए इस अवस्था को परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ये थे आपके 4 जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर 4 चरण। अब इस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले पूछेगा जीन पियाजे के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा गया है, 4 चरणों में। पहला संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूल संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। सबकी अवस्था याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 14, 15 और 14। फिर आपसे पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व की अवस्था किसमें होती है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब कि जिसमें बालक अपनी चीजों को अपना ही मानता है, वो जल्दी उसे भूल नहीं सकता, भले कुछ समय के लिए उसके सामने से हटा दिया जाए, जब तक वो विस्मरण नहीं करेगा तब तक वो उसको खोजता रहेगा, जैसे उसका खिलौना। समझ आया। और साथ ही साथ दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूछेगा अहम केंद्रिता की भावना किसमें पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अहम केंद्रिता क्या होती है, बच्चा स्वयं में लीन रहता है, बच्चा अपने को अपना कहता है, दूसरे को अपना नहीं कहता और दूसरे को अपनों तक होने भी नहीं देता। इरिवर्सिबल प्रोसेस इसमें नहीं होता है। बच्चा जीववाद की प्रक्रिया से अनजान होता है, यानी सजीव निर्जीव में फर्क नहीं करना जानता है। क्लियर हो गया। फिर मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, आप बताएंगे मूल संक्रियात्मक अवस्था को। बच्चा किसमें अच्छे से तर्क करना जानता है, मूर्त रूप से मूल संक्रियात्मक अवस्था को। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, अन्य चीजों में अंतर करना किसमें जान जाता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक, किसमें बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करता है, तो आप बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक। किसमें बालक अपसारी अभिसारी चिंतन करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसीलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर आपको इसमें कोई डाउट होगा, तो आप इस वीडियो को फिर भी कई बार देखिएगा और आपके टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उससे हमें इस वीडियो में ही आपके सारे सिद्धांत के रूप में सारे क्वेश्चन को लगभग आपके आधार पर जितना ज़रूरी है उतना सफिशिएंट आपको बता दिया है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। तो फिर अगले कंटेंट में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।